आज हम हाजिर हैं एक बहुत ही लेटेस्ट एंड न्यू मूवी के साथ जिसका नाम है ड्रिफ्टिंग होम। ये मूवी एक ऐसी मूवी है जिसमें आपको लगेगा एक पल को कि सब कुछ ठीक हो गया है और दूसरा ही पल कुछ ऐसा होगा कि आप पूरी हिम्मत ही हार जाएंगे। आप उम्मीद ही छोड़ देंगे कि कुछ अच्छा हो भी सकता है, लेकिन फिर भी एंड में सब कुछ अच्छा हो ही जाता है। सो आइए शुरू करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक लड़की नात्सुमी को दिखाया जाता है जो कि एक अबैंडन अपार्टमेंट में सो रही थी एंड सोते सोते उसकी आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं। वो अपने ग्रैंडपा यासुजी को याद कर रही थी। फिर हमें वॉइस ओवर के थ्रू इस अपार्टमेंट के बारे में बताया जाता है कि ये अपार्टमेंट 60 साल पहले बनाया गया था और लोग इसे हॉन्टेड मानते हैं। पर मेरे लिए ये घर है जहाँ मैंने और नात्सुमी ने अपना पूरा बचपन गुजारा है। न जाने कितनी खट्टी मीठी यादें हमने इस घर में बनाई हैं। असल में ये आवाज नात्सुमी के एक फ्रेंड कोसुके की थी और ये सब कोसुके नात्सुमी के साथ अपने पुराने चैट्स को पढ़ते हुए याद कर रहा था कि तभी मॉम की आवाज से हड़बड़ाहट में उसका फोन उसके हाथ से गिर जाता है और फिर हमें कोसुके और नात्सुमी के बचपन को दिखाया जाता है, जिस दौरान हम नोटिस कर पाते हैं कि चीजें पहले से कितनी ज्यादा बदल गई हैं। और सीन सीधे प्रेजेंट में कोसुके की क्लास में शिफ्ट होता है जहाँ पर कुछ सामान ले जाते हुए नात्सुमी एक रीना नाम की लड़की से टकरा जाती है, जिससे कि नात्सुमी का प्रोजेक्ट थोड़ा खराब हो जाता है। पर रीना उसे इग्नोर करके कोसुके को अपने साथ फ्लोरिडा की अपनी ट्रिप पर चलने के लिए कहती है, बट कोसुके उसे मना कर देता है। तभी वहाँ पर ताइशी और यूजुरे भी आ जाते हैं एंड वो नात्सुमी और कोसुके को एक हॉन्टेड अपार्टमेंट में चलने के लिए कहते हैं। पर नात्सुमी कहती है कि वो बिल्डिंग तो टूटने वाली है, लेकिन इसके बावजूद भी ये दोनों अपनी जिद पर अड़े होते हैं। पर उन सब की बातों के चक्कर में कोसुके बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है एंड वो सब पर चिल्ला करके वहाँ से चला जाता है। ताइशी एंड यूजुरो भी उसके पीछे पीछे चले जाते हैं। फिर नात्सुमी अपने घर पहुँचती है जहाँ पर उसकी मॉम एकदम बच्चों की तरह सोफा पर उल्टा लेटी होती हैं और ये हम नोटिस कर पाते हैं कि नात्सुमी अपनी मॉम से बहुत ही ज्यादा कनेक्टेड नहीं है। वहीं कोसुके अपने घर पर नात्सुमी को कॉल करने के सोच रहा होता है बट कॉल कर नहीं पाता। फिर उसके फ्रेंड्स उसी अबैंडन अपार्टमेंट में जाने की बात करने लगते हैं पर कोसुके उन्हें मना कर देता है और ये हम समझ पाते हैं कि कोसुके और नात्सुमी पहले काफी अच्छे फ्रेंड्स हुआ करते थे उसी अपार्टमेंट में, बट अब उनमें कुछ दूरियां आ गई हैं और शायद इसीलिए कोसुके उस अपार्टमेंट में जाना नहीं चाहता। एंड अब नेक्स्ट डे ये तीनों दोस्त खेलने लगते हैं जिसमें कि ताइशी की आइडिया पर ये सभी घोष को ढूंढ रहे थे, पर फिर भी उन्हें कुछ नहीं मिलता। इसी चक्कर में वो सभी ढूंढते ढूंढते अबैंडन अपार्टमेंट में ही पहुंच जाते हैं एंड कोसुके यहाँ नेम प्लेट पर अपने ग्रैंडपा यासुजी कोमागाया का नाम पढ़कर थोड़ा सैड हो जाता है, पर दोस्तों की जिद करने पर वो अंदर चला ही आता है जहाँ ताइशी सबसे ज्यादा एक्साइटेड होकर घूस पकड़ने में लगा था कि तभी वो एक अलमीरा खोलता है जिसमें कि नात्सुमी सो रही थी। ताइशी पहले उसे घूस समझता है लेकिन कोसुके उसे पहचान जाता है। फिर कोसुके वहाँ से जाने लगता है बट ताइशी चिल्लाकर नात्सुमी को जगा देता है, इससे वो भी थोड़ा एम्बैरेस हो जाती है एंड अब नात्सुमी सभी को छत पर ले जाने लगती है और यहाँ नात्सुमी उन सभी को अपने एक फ्रेंड नोप्पो से मिलाने की बात कर रही होती है, बट वहाँ पर नोप्पो नहीं होता। इससे कोसुके को लगता है कि वो बस बहाना दे रही है जिससे कि वो यहाँ पर रह सके। कि तभी वहाँ पर रीना और उसकी कुछ फ्रेंड्स गुजर रही होती हैं। पहले तो रीना उन्हें इग्नोर करके जाने लगती है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि वहाँ पर कोसुके भी है तो वो भी जूरी के साथ वहाँ पर जाने लगती है। वही नात्सुमी और कोसुके में लड़ाई होने लगती है। असल में नात्सुमी उनके सॉकर क्लब की प्लेयर थी, पर 2 मंथ्स पहले जब उसने अपना घर चेंज किया था तब से वो प्रैक्टिस के लिए नहीं आ रही और हर बार पूछने पर वो शिफ्टिंग का बहाना दे देती थी, जबकि वो हर रोज इस घर में आया करती थी। और असल में कोसुके को प्रॉब्लम इस बात से नहीं थी कि नात्सुमी सॉकर के लिए नहीं आ रही, असल में प्रॉब्लम उसे इस बात से थी कि नात्सुमी इस घर में आ रही है जो कि उसके और उसके ग्रैंडपा का घर हुआ करता था। तभी वहाँ पर रीना भी आकर नात्सुमी पर चिल्लाने लगती है। इवन वो उसके टेंट को भी तोड़ने लगती है जिससे कि एक पुराना कैमरा निकलता है और उस कैमरे को पकड़ने के चक्कर में नात्सुमी रीना की ओर बढ़ने लगती है जिससे कि रीना थोड़ा गिर जाती है। तभी वहाँ पर बारिश होने लगती है एंड कोसुके उस कैमरा को लेकर नात्सुमी से कहता है कि कैमरा उसके ग्रैंडपा का है एंड वो उसे कब से ढूंढ रहा था इसीलिए वो उसे ले जा रहा है। पर नात्सुमी उसे चिल्लाकर उससे वो कैमरा लेने की कोशिश करती है एंड उस कैमरा को छीन करके वो एक ऊंचाई पर चढ़ जाती है, पर तभी उसका पैर फिसल जाता है एंड वो गिरने लगती है और कोसुके ने इसका हाथ पकड़ लिया होता है, पर इसके बावजूद भी कोसुके का हाथ छूट जाता है। नात्सुमी बारिश की बूंदों के साथ नीचे गिरने लगती है, लेकिन तभी अचानक से पूरी बिल्डिंग समुद्र के बीचों बीच आ पहुंचती है और नात्सुमी उसी समुद्र में गिर जाती है एंड डूबते डूबते कोसुके की आवाज से उसकी आंखें खुलती है एंड वो तैर करके ऊपर आ जाती है। कोसुके भले ही अब तक उस पर इतना चिल्ला रहा हो, लेकिन उसके गिरने की वजह से सबसे ज्यादा परेशान भी वही था। फिर इसके बाद ताइशी और बाकी सबकी नजर उनके सामने समुद्र पर पड़ती है और उन्हें लगता है कि शायद बारिश होने की वजह से उनका पूरा शहर डूब गया हो एंड वो सभी जिंदा बचे हैं कि तभी रीना को छत पर से एक शिप गुजरती हुई दिखाई देती है। असल में ये शिप नहीं बल्कि एक बिल्डिंग थी जो कि उनकी ही बिल्डिंग की तरह बह रही थी।
फिर बाकी के लोग भी ऊपर जाने लगते हैं उस बिल्डिंग को देखने के लिए, बट ऊपर का डोर खुल नहीं रहा होता है, इसीलिए कोसुके तुरंत ही बालकनी पहुंचकर शिप को देखता है। वो सभी हेल्प हेल्प कहकर चिल्लाने लगते हैं, बट कोई भी उनकी बात नहीं सुनता और वो बिल्डिंग आगे बढ़ जाती है। ऊपर से उनके फोन्स में नेटवर्क भी नहीं आ रहा था एंड फाइनली उन्हें एहसास हो जाता है कि वो समुद्र के बीच में है। रीना अब इन सब का ब्लेम नात्सुमी पर डालने लगती है क्योंकि उसी के चक्कर में वो सब यहाँ पर रुके हुए थे। इस पर नात्सुमी कहती है कि वो तो नोप्पो के लिए यहाँ पर आई थी, बट उन सभी को लग रहा था कि नोप्पो उसका कोई इमेजिनरी फ्रेंड है। और फिर कोसुके शांति से उसे इस बारे में पूछने लगता है क्योंकि वो अक्सर यहाँ पर आया करती है, बट नात्सुमी को फिर भी इस बारे में कुछ मालूम नहीं होता और वो नीचे चली जाती है। यहाँ से सच में लग रहा होता है कि ये सब उसकी वजह से हुआ है कि तभी उसकी नजर नोप्पो पर पड़ती है। और वहीं छत पर रीना और बाकी के सभी लोग नात्सुमी के कैंपिंग के सामान को देख रहे थे जो कि उसे टेंट में से उन्हें मिला था। फिर रीना कोसुके के पास जाती है, बट कोसुके अभी भी नात्सुमी के बारे में बड़बड़ाया जा रहा था, इसीलिए उसका ध्यान डाइवर्ट करने के लिए वो चिल्लाकर कहती है कि जरूर कोई लोगों पर प्रैंक कर रहा है। बट कोसुके को ये सब रियल लग रहा होता है, इसीलिए वो मदद मांगने के लिए कभी SOS लिखता है तो कभी फायरवर्क्स चलाता है। वो हर मुमकिन कोशिश कर रहा था जिससे कि किसी की नजर उन पर पड़ जाए, पर फिर भी कोई उनकी मदद के लिए नहीं आता एंड शाम तक थक हार करके वो सभी लेट जाते हैं। इसके बाद सभी लोग नात्सुमी को ढूंढने के लिए नीचे उतरते हैं, पर रूम में नात्सुमी की बजाय एक अनजान लड़की को निकलते देख सभी लोग उसे भूत समझ करके भागने लगते हैं। और अब वो सभी कमरे में छुप जाते हैं, बट वो लड़का वहाँ भी आ जाता है और उस डोर को ओपन करने लगता है। फिर वो सभी बच्चे उसे डर के भागने लगते हैं कि तभी उन्हें नात्सुमी एक कैंडल के पास दिखती है, जिससे कि वो उसे भी भूत समझने लगते हैं एंड ताइशी और युजिरो तो उसे देखकर बेहोश ही हो जाते हैं। रीना के कंधों पर वो लड़का पीछे से हाथ रखता है जिससे कि उसकी चीख ही निकल जाती है एंड फिर से वो बेहोश हो जाती है। और उसके बाद जब सब कुछ नॉर्मल होता है तब जाके नात्सुमी बताती है कि ये लड़का ही नोप्पो है जो कि इसी घर में रहता है। साथ ही उसके पास कुछ खाने पीने का सामान भी है जिससे कि उनका कुछ दिन तक तो गुजारा चल जाएगा एंड साथ ही वो रेन वाटर को बॉइल करके उसे पीने लायक भी बना लेंगे। तभी नात्सुमी सभी को बताती है कि वो पहले भी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस कर चुकी है कि एक पल को वो यहाँ पर इसी अबैंडन्ड बिल्डिंग में होती है कि दूसरे पल ही वो समुद्र में चली जाती है। पर जब भी ऐसा होने पर वो सोकर उठती है तो सब कुछ नॉर्मल हो जाता है एंड वो अपने घर पहुंच जाती है। और शायद ये किसी तरह का ड्रीम है जो कि उसके उठने पर ठीक हो जाएगा। और शायद इस बार उसके ड्रीम में उसके साथ बाकी के लोग भी फंस गए हैं। इवन जब वो यहाँ पर कुछ समय गुजार करके उठती है तब भी वो नॉर्मल वर्ल्ड में उसी सेम टाइम पर उठती है, यानी कि जिस टाइम वो इस बिल्डिंग में आई होती है, यानी कि जब भी ये फिनोमेना शुरू होता है उसकी आंखें खुलने के बाद भी वो सेम टाइम पर ही होती है। पहले तो किसी को भी उसकी बात पर विश्वास नहीं होता, बट उनके पास विश्वास करने के अलावा भी कोई चारा नहीं होता। पर कोसुके भी जिद्दी था, वो उसकी इस बात पर विश्वास नहीं करता एंड टेंट में जाकर सो जाता है। और अब नेक्स्ट डे जब सभी की आंखें खुलती हैं तो वो सभी उसी बिल्डिंग पर होते हैं एंड अब धीरे धीरे करके वो लोग यहीं पर अपनी जिंदगी काटने लगते हैं। कभी कप नूडल्स खाते तो कभी फिशिंग करने का ट्राई करते, बट कोसुके अभी भी बाइनोकुलर से मदद की उम्मीद देख रहा था क्योंकि अब खाना भी धीरे धीरे खत्म होने लगा है एंड रीना तो यहाँ पर अपनी मौत का इंतजार ही करने लग जाती है। और नात्सुमी अभी भी सभी को उम्मीद रखने के लिए कहती है कि जरूर वो एक दिन अपने नॉर्मल वर्ल्ड में पहुंच जाएंगे। कोसुके एक टैडी को देख रहा होता है जिसे कि उसके ग्रैंडपा ने नात्सुमी को बचपन में से एक बर्थडे पर दिया होता है और वो दोनों हमेशा इस टैडी से खेला करते थे कि तभी वहाँ पर नोप्पो आकर उसे खाना देता है, बट कोसुके खाने से मना कर देता है कि उसे भूख नहीं लगी, लेकिन उसके पेट की आवाज उसके झूठ को पकड़ा देती है। और फिर कोसुके अपना एक प्लान बताता है कि 4 दिन से वो सभी यहाँ पर फंसे पड़े हैं यानी बाकी की बिल्डिंग भी उनकी बिल्डिंग की तरह से कहीं डूब रही होगी और जब कोई दूसरी बिल्डिंग उनकी बिल्डिंग के आसपास से गुजरेगी तो वो उसमें कूद करके वहाँ से कुछ खाना ले आएगा, जिसके लिए उसने कुछ रस्सियां वगैरह भी पहले से संभाल करके रख ली हैं। नोप्पो अब उसे नीचे चलने के लिए कहता है क्योंकि वो 4 दिन से ऊपर ही बैठा है और साथ ही कहता है कि नात्सुमी को भी उसकी चिंता हो रही है एंड वो अकेले ही सब कुछ संभाल रही है। नात्सुमी का नाम सुनकर के कोसुके को गुस्सा आ जाता है, लेकिन फिर भी नोप्पो जाते हुए बस इतना ही कहता है कि नात्सुमी को उसकी जरूरत है। तभी कोसुके की नजर उनकी बिल्डिंग की तरह एक और बिल्डिंग पर पड़ती है, इसीलिए वो एक रॉड के सहारे रस्सी को उस बिल्डिंग में फेंक देता है। नात्सुमी भी उसके इस कारनामे को देख रही होती है एंड अब कोसुके स्लाइड करते हुए उस रस्सी के सहारे दूसरी बिल्डिंग में पहुंच जाता है। फिर वो वहाँ पर खाना तलाशने लगता है कि तभी उसे कुछ आवाज आती है एंड वो डर जाता है, पर असल में वो नात्सुमी होती है जो कि उसकी मदद करने के लिए वहाँ पर आई थी। फिर दोनों मिलकर खाना ढूंढने लगते हैं कि तभी नात्सुमी को याद आता है कि इस बिल्डिंग में एक वेंडिंग मशीन भी है, इसीलिए दोनों उसे ढूंढने के लिए ऊपर पहुंचते हैं, लेकिन जल्दबाजी में नात्सुमी गिर जाती है और उसके पैरों में भी चोट लग जाता है। बट कोसुके उसे फर्स्ट एड देता है एंड अकेले ही वेंडिंग मशीन को खोलने की कोशिश करता है। नात्सुमी भी अब उठकर उसकी मदद करने लगती है कि मदद से वो एक टीवी को उस वेंडिंग मशीन तक लेकर जाकर उसे तोड़ने की कोशिश करते हैं, पर मशीन को कुछ भी नहीं होता
बट दोनों की लड़ाई जारी रहती है क्योंकि कोसुके को लग रहा था कि वो अकेले ही सब कुछ कर लेगा, बट नात्सुमी का कहना था कि उसे किसी न किसी की मदद की जरूरत तो पड़ेगी ही। और अब दोनों मिलकर एक बड़ा सा बॉक्स उठाकर मशीन को मारते हैं, पर फिर भी कुछ नहीं होता। कि तभी दूसरी बिल्डिंग से उनके दोस्त उन्हें बुलाने लगते हैं क्योंकि उनकी वाली बिल्डिंग अब बहकर आगे बढ़ने लगी थी। नात्सुमी ये देखकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है कि वो कुछ भी नहीं कर पाई, पर तभी उनकी नजर एक इमरजेंसी फूड बैग पर पड़ती है एंड फाइनली उन्हें कितनी मेहनत करने के बाद कुछ तो खाने को मिल गया। फिर दोनों से रस्सी की मदद से अपने बिल्डिंग में वापस आ जाते हैं। सभी अब खाना देखते हैं जो कि लगभग एक्सपायर होने वाला था, लेकिन भूख में तो सब कुछ चलता है। एंड फिर जूरी नात्सुमी की ब्रेवरी की तारीफ करती है, इस पर रीना चिढ़ते हुए से चुप करा देती है। इस पर रीना चिढ़ते हुए बोलती है कि जरूर ये सब कोसुके ने ही किया होगा अकेले, और नात्सुमी भी उसके हाँ में हाँ मिला देती है। फिर ताइशी बताता है कि उन्हें भी कुछ वाटर टावर दिखे हैं जो कि शायद उनके शहर के हो सकते हैं, यानी कि अगर वो ऐसे ही बहते रहें तो जल्द ही अपनी सिटी पहुंच जाएंगे। नोप्पो अब नात्सुमी का कैमरा लौटा देता है। पहले तो नात्सुमी वो कैमरा कोसुके से छुपाती है, बट फिर कुछ सोच के वो कैमरा कोसुके को लौटा देती है एंड बताती है कि ये कैमरा उसके ग्रैंडपा और उसने कोसुके के बर्थडे पर देने के लिए लिया था, जो कि कोसुके को बहुत टाइम से चाहिए था। ये सुनकर कोसुके थोड़ा इमोशनल हो जाता है और फिर वहाँ से शर्मा करके भाग जाता है। और अब सभी साथ रहते, मस्ती करते, खाना खाते, नहाते और एक साथ समय गुजार रहे होते हैं और उनका शहर भी अब उनके करीब आने लगता है। और अब एक रात कोसुके नोप्पो को देखता है जो कि अपने हाथ को सहरा रहा था और उसके हाथों में कुछ अलग सा होता है। एंड फिर नेक्स्ट डे वो इसी बारे में नोप्पो को सबके सामने कन्फ्रंट करता है और साथ ही उसे शक था कि नोप्पो ने कहा रखा था कि वो उसी बिल्डिंग में रहता है, बट कभी भी कोसुके ने उसे अपनी बिल्डिंग में नहीं देखा था। इस पर नोप्पो बताता है कि वो हमेशा से ही इस बिल्डिंग में रहा है जब से ये बिल्डिंग बनी है। बहुत सारे लोग बच्चे यहाँ पर आए और पर सभी चले गए। फिर वो सभी को अपना हाथ दिखाता है जिस पर घास उग रही थी। सभी देखकर डर जाते हैं, कोई उसे मौसम समझ रहा था तो कोई घोस्ट। फिर कोसुके उसे पूछता है कि वो लोग यहाँ समुद्र में कैसे आ गए, लेकिन नोप्पो को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। वो सिर्फ अपने बारे में जानता था। यहाँ नात्सुमी भी नोप्पो की साइड लेती है, इसीलिए रीना फिर से नात्सुमी पर भड़क जाती है। लेकिन जूरी जो कि हमेशा उसके साथ दिया करती थी, उसका सब्र का बांध टूट जाता है और वो उसे चुप करा देती है। फिर ताइशी नोप्पो के गाल खींच करके चेक करता है कि वो नॉर्मल ह्यूमन की तरह है या फिर उन्हें हार्म करेगा। एंड नोप्पो इस टेस्ट में पास हो जाता है, यानी कि किसी को भी उसे कोई खतरा नहीं है। सीन अब पास में कोसुके के बर्थडे पर शिफ्ट होता है, जहाँ पर कोसुके और नात्सुमी ग्रैंडपा से मिलने के लिए हॉस्पिटल जा रहे थे। दोनों अब ग्रैंडपा के डोर के सामने खड़े होते हैं, पर दोनों ही घबरा रहे थे। असल में ग्रैंडपा की तबीयत खराब थी और उन्हें डर लग रहा था कि ग्रैंडपा को कुछ हो न जाए। कि तभी कोसुके नात्सुमी से कहता है कि उसे डरने की जरूरत नहीं है, वैसे भी वो उसकी खुद की ग्रैंडपा नहीं है। नात्सुमी को इस बात से थोड़ा बुरा लगता है, वो वहाँ से चली जाती है। फिर ग्रैंडपा बाहर आते हैं और कोसुके को डांटते हैं, साथ ही नात्सुमी को सॉरी कहकर आने के लिए कहते हैं। इसीलिए कोसुके नात्सुमी के पीछे जाता है, पर ग्रैंडपा की तबीयत और भी ज्यादा खराब हो जाती है। अब सीधे प्रेजेंट में शिफ्ट हो जाता है। असल में कोसुके ये सब सोच रहा था। वहीं नोप्पो टैडी के बारे में नात्सुमी से पूछता है, जो कि कोसुके के ग्रैंडपा ने उसे गिफ्ट किया था उसके बर्थडे पर, इसीलिए वो टैडी उसके लिए इतना ज्यादा स्पेशल है। साथ ही जूरी रेना से माफी मांगती है उस पर गुस्सा करने के लिए। और तभी पूरे आसमान में बादल छा जाता है एंड तभी उनके सामने एक बिल्डिंग आती है जो कि एक डिपार्टमेंट स्टोर थी। इसीलिए नात्सुमी, नोप्पो और कोसुके उस डिपार्टमेंट स्टोर से खाना ले जाने के लिए पहुंचते हैं। और इस बार वो एक बोट की मदद से वहाँ जाते हैं। अभी तीनों मिलकर यहाँ पर खाना ढूंढने लगते हैं कि तभी नात्सुमी को यहाँ पर किसी के होने का एहसास होता है और वो अचानक भागने लगती है। फिर वो एक टॉय स्टोर में घुसती है, जहाँ पर नात्सुमी एक सर्फ के पास जाकर रुक जाती है। नात्सुमी यहाँ बताती है कि जब वो छोटी थी तो उसके पेरेंट्स उसके बर्थडे पर उसे यहाँ पर कुछ गिफ्ट दिलाने के लिए लेकर आए थे, लेकिन उसके पेरेंट्स आपस में यहाँ पर आकर झगड़ने लगे, जिससे कि वो दोनों उसके बर्थडे के बारे में ही भूल गए और न उसके लिए कुछ गिफ्ट लिया। एंड ये हम समझ पाते हैं कि नात्सुमी वही टैडी लेना चाहती थी जो कि कोसुके के ग्रैंडपा ने उसे बाद में गिफ्ट किया था। तभी ताइची रेडियो के थ्रू उन्हें जल्दी से जल्द वहाँ से निकलने के लिए कहता है, क्योंकि दोनों ही बिल्डिंग सब आपस में टकराने वाली थी और साथ ही डिपार्टमेंट स्टोर वाली बिल्डिंग भी अब टूटने सी लगी थी और वो सभी वहाँ से भागने लगते हैं। कि तभी पानी में से एक अजीब सी रोशनी निकलती है एंड वो एक बच्चे का शेप ले लेती है। नात्सुमी ठहर कर उसे देखने ही लगती है, पर उनके पास टाइम बहुत ज्यादा कम था, इसीलिए कोसुके उसे लेके आगे बढ़ता है। एंड अब तीनों उसी बोट से अपने बिल्डिंग में जाने लगते हैं, पर दोनों ही बिल्डिंग से टकराने के चक्कर में ताइशी छत से गिरने लगता है। इसीलिए जूरी और रीना ताइशी के पास जाती है और नीचे यूजुरु उन तीनों के बोट को संभालता है। छत पर वो दोनों मिलकर किसी तरह ताइशी को बचा लेती हैं, लेकिन तभी जूरी रेडियो लेने के चक्कर में नीचे गिर जाती है। एंड अब जूरी ताइशी की जगह लटकी होती है, इसलिए नात्सुमी फटाफट से वहाँ पर पहुंचकर जूरी को बचाने की कोशिश करती है, बट उसकी कोशिश काम नहीं आती है। जूरी और वो खुद भी नीचे गिर जाते हैं।
जूरी तो बिल्डिंग में गिरी होती है, लेकिन नात्सुमी पानी में गिर जाती है, जिससे कि वहीं पर डूबने लगती है। कोसुके भी उसे देखकर पानी में कूद जाता है। तभी एक अनजान से एनर्जी उन्हें पानी के अंदर खींचने लगती है, लेकिन तभी नोप्पो आगे बढ़ करके उन दोनों को उस ताकत से बचा लेता है, पर उसके खुद के पैर उस ताकत की चपेट में आ जाते हैं एंड फिर किसी तरह वो तीनों ऊपर पहुंच जाते हैं। जूरी अभी भी बेहोश होती है एंड वही नोप्पो का पैर भी गायब हो जाता है और उसके पैर ऐसे लग रहे थे कि मानो वो सीमेंट और रॉड से बने हों। वही अंदर बैठ करके रीना जूरी के जागने का इंतजार कर रही होती है। नात्सुमी उसके लिए पानी लेकर आती है, पर उसके खुद के हाथों में चोट लगी होती है जूरी को बचाते हुए, इसीलिए वो पानी उसके ऊपर ही गिर जाता है। गुस्से में रीना उसके उसी हाथ को दबा देती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि ये सब नात्सुमी की वजह से हुआ है। एंड यहाँ रीना सच में जूरी की इस हालत की वजह से बहुत ज्यादा डर गई थी, क्योंकि वो उसकी इकलौती बेस्ट फ्रेंड थी और वो उसे खोना नहीं चाहती थी। ये देखकर सभी लोग काफी ज्यादा सैड होते हैं एंड वही नोप्पो भी बाहर बैठकर सभी का इंतजार कर रहा था। फिर नात्सुमी उसे खाना देती है एंड उसके बाद वो बालकनी में जाकर रोने लगती है। उसको देखकर कोसुके को भी अच्छा नहीं लगता, इसीलिए वो टैडी की मदद से उसे हंसाने की कोशिश करता है, पर नात्सुमी उसे पहचान जाती है और उसे ऐसा करने से मना करती है एंड दोनों इसी बात पर लड़ने लगते हैं। असल में नात्सुमी की फैमिली का माहौल हमेशा से ही कभी अच्छा नहीं था। उसके पेरेंट्स हमेशा एक दूसरे से लड़ा करते थे उसके सामने ही, और नात्सुमी के पास रोने के अलावा कुछ भी नहीं था। एंड फिर उसके पेरेंट्स अलग हो गए और तब तक वो इतना रो चुकी थी कि उसके पास रोने के लिए आंसू ही नहीं बचे थे। एंड इसीलिए वो हमेशा ही खुद को स्ट्रांग और हैप्पी दिखाने की कोशिश करती थी बाहर से, पर वो अंदर से कितनी ज्यादा सैड थी ये सिर्फ उनके करीबी लोगों को ही पता था। पर जब वो कोसुके और उसके ग्रैंडपा के अपार्टमेंट में पहुंची तो उनके प्यार की वजह से वो सच में खुश रहने लगी। उसे सब कुछ नॉर्मल लगने लगा एंड साथ ही उसने कोसुके की फैमिली को अपनी फैमिली समझना शुरू कर दिया, एंड खासकर ग्रैंडपा को जिन्होंने उसे इतना ज्यादा प्यार किया। बस शायद छोटे कोसुके को ये चीज पसंद नहीं आती थी, पर एक दिन ग्रैंडपा इस दुनिया से हमेशा के लिए चले गए और फिर से नात्सुमी अकेली हो गई और सब कुछ पहले जैसा होने लगा। वो अपनी मॉम के साथ रहने लग गई, लेकिन वो अपनी मॉम के साथ भी उतना खुश नहीं थी जितना कि वो ग्रैंडपा के साथ थी। इसीलिए वो अपनी मॉम के साथ रहने के बावजूद भी अक्सर अपार्टमेंट में आ जाया करती, पर उसकी इस अपार्टमेंट में आने के चक्कर में इतना कुछ हो गया। वहीं कोसुके को भी इस चीज का गिल्ट था कि वो नात्सुमी के लिए कुछ भी नहीं कर पाया, इससे उसने नात्सुमी के साथ इतनी लड़ाई की। नात्सुमी आगे बताती है कि जब ग्रैंडपा ने उसे ये टैडी दिया था तो उसे वो इतना पसंद नहीं आया था, क्योंकि वो टैडी उसे अक्सर अपने पेरेंट्स की याद दिलाया करता था, पर धीरे धीरे वो टैडी के साथ खेलने लगी। वो टैडी हमेशा उसके और कोसुके के साथ रहता और वो धीरे धीरे उसका सबसे स्पेशल ट्रेजर बन गया, वो भी कोसुके की वजह से, क्योंकि कोसुके ही उसका इकलौता फ्रेंड था जिसके साथ वो हमेशा स्कूल जाया करती और मस्ती करती। इतना सब कुछ बता लेने के बाद नात्सुमी काफी रिलैक्स फील करती है एंड एक प्यारी सी स्माइल देती है। तभी उनकी नजर नीचे पड़ती है, जहाँ पर और भी कई सारे बिल्डिंग्स और छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स उनकी बिल्डिंग की ओर बढ़ रहे थे। कि तभी आसमान में वही अलग सी रोशनी चमकने लगती है। और अब नेक्स्ट डे यूजुरो सभी को जगाते हुए बताता है कि पानी अब ऊपर की फ्लोर्स पर भी आने लगा है एंड शायद बिल्डिंग के टकराने की वजह से उसमें थोड़ा छेद हो गया है और इसलिए अब उन्हें बिल्डिंग को छोड़ना पड़ेगा। पर तभी सभी लोग नोटिस करते हैं कि नोप्पो उनके पास नहीं है, जो कि छत पर होता है। इसलिए कोसुके से दोबारा से इन सब के बारे में पूछता है, बट नोप्पो को अभी भी इस बारे में कुछ भी नहीं पता था और उसकी बॉडी पर अब और भी ज्यादा घास उगने लगी थी। तभी वहाँ पर वही रोशनी चमकने लगती है जो कि सीधे कोसुके की आंखों में जाती है एंड वो रोशनी नोप्पो की विजन को कोसुके को दिखा रही होती है, जिसमें कि वो नात्सुमी को अकेले देख रहा था, क्योंकि ये सभी ने उसे अकेला छोड़ दिया था, इवन कोसुके ने भी। फिर नोप्पो सभी को वो विजन दिखाने लगता है जिसमें कि कोसुके और नात्सुमी अपने ग्रैंडपा के साथ खुशी खुशी रह रहे एंड नोप्पो हमेशा इस बिल्डिंग में रहा है और उसने इन दोनों को हमेशा खुश रहते हुए देखा। लेकिन जब ग्रैंडपा की डेथ हुई और वो दोनों अपने अपनी जगहों पर चले गए, तब से नोप्पो के भी खुश रहने की वजह चली गई एंड ये बिल्डिंग बेजान और बंजर सी होने लग गई। और इसीलिए नोप्पो के पास इस समुद्र के अलावा कोई और जगह नहीं बची जहाँ पर वो जा सके, और शायद यही वजह है कि बाकी के लोग भी यहाँ पर आ गए हैं। और ये सुनकर रीना को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वो तो बेफालतू में यहाँ पर आ गई थी, क्योंकि उसका तो नात्सुमी और कोसुके की स्टोरी से कोई लेना देना ही नहीं था। पर नोप्पो के पास उसके किसी भी सवालों का जवाब नहीं होता, न ही उसके पास कोई तरीका था जिससे कि वो सभी दोबारा अपनी जगह जा सके। कि तभी वहाँ पर जूरी भी आ जाती है, जो कि अब पहले से ठीक हो चुकी थी। रीना उसे देखकर उसे लिपट ही जाती है, क्योंकि उसे देखकर काफी ज्यादा खुश थी। जूरी भी अभी उसे चुप कराती है और अब सभी जूरी को ठीक देखकर खुश होते हैं। फिर नोप्पो सभी को इस बिल्डिंग को जल्दी से जल्द खाली करने के लिए कहता है, इसीलिए सभी लोग अपने बोट बनाने में लग जाते हैं। लेकिन नात्सुमी इस बात से दुखी होती है कि नोप्पो उनके साथ नहीं जा रहा, क्योंकि वो हमेशा से ही उसकी और कोसुके की जिंदगी का हिस्सा रहा है, भले ही उन्हें अब तक पता न हो। और अब वो नोप्पो को इस हालत में नहीं छोड़ सकती, इसलिए वो साफ कह देती है कि अगर नोप्पो यहाँ से नहीं जाएगा तो वो भी नहीं जाएगी। इसीलिए अब कोसुके नोप्पो को बुलाने के लिए छत पर जाते हैं एंड अब वो सभी जल्द से जल्द अपना काम करने लग जाते हैं। एंड काफी ज्यादा काम करने के बाद वो सभी लोग वहीं पर थक कर सो जाते हैं।
अभी नोप्पो को अचानक से वही रोशनी दिखाई देती है एंड वही बिल्डिंग में ऊपर भी अब पानी आने लगता है, जिससे कि सभी लोगों को अब जल्द से जल्द इस बिल्डिंग को खाली करना पड़ेगा। फिर कोसुके नात्सुमे को बुलाने के लिए जाता है, जो कि उसके ग्रैंडपा के रूम में ही होती है, पर तभी वहाँ पर पानी और भी ज्यादा बढ़ने लगता है एंड वो दोनों गिरने लगते हैं। पर तभी नोप्पो आकर उन्हें बचा लेता है एंड अब सभी लोग राफ्ट में बैठ जाते हैं, बट नोप्पो उनके साथ नहीं आता, जिसे देखकर नात्सुमे बहुत ही ज्यादा दुखी होती है एंड नोप्पो उन सभी को जाने के लिए धक्का भी दे देता है। नात्सुमे देखकर बहुत ही ज्यादा दुखी होती है, इसीलिए वो खुद भी पानी में कूद जाती है एंड नात्सुमे के पीछे पीछे कोसुके भी पानी में छलांग लगा देता है और अब नात्सुमे नोप्पो को रोकने में लग जाती है एंड कोसुके नात्सुमे को और बाकी के लोग उन दोनों को ही। युजुरो भी उन्हें बचाने के लिए पानी में कूद जाता है एंड वो कोसुके को पानी में डूबने से बचा लेता है, क्योंकि अब पानी का बहाव बहुत ज्यादा बढ़ गया है। पर नात्सुमे किसी तरह से बिल्डिंग में पहुंच जाती है एंड वो नोप्पो को चलने के लिए कहती है, पर नोप्पो नहीं मानता। ऊपर से तूफान भी बढ़ने लगता है। वहीं कोसुके अब सभी के पास पहुंच जाता है, पर नात्सुमे उनके साथ नहीं होती, जिससे कि वो बहुत ही ज्यादा दुखी होता है। तभी वहाँ पर वही रोशनी चमकने लगती है एंड वो रोशनी उन्हें सभी को अपने अपने पेरेंट्स सिखाती है, जिन्हें देखकर वो सभी लोग खुश होने लगते हैं। लेकिन नात्सुमे की मॉम के साथ नात्सुमे नहीं होती, जिसे देखकर कोसुके डर जाता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि नात्सुमे की मौत हो जाएगी। कोसुके ये देखकर चिल्लाने लगता है और ये सीन बहुत ही ज्यादा रुला देने वाला है। तभी वो रोशनी उन्हें कहीं ले जाती है एंड उनके सामने एक बहुत ही बड़ा सा अम्यूजमेंट पार्क होता है। वही हम नात्सुमे और नोप्पो को देखते हैं, जो कि साथ थे, लेकिन तभी वही अदृश्य अनजान शक्ति उन्हें खींचने लगती है। यहाँ पर नात्सुमे को लग रहा था कि अगर वो मर जाएगी तो सभी लोग खुश होंगे, उसकी मॉम, उसके दोस्त और कोसुके सबकी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। वही सब सोच ही रही होती है कि तभी उसे कोसुके और बाकी लोगों की आवाज आती है एंड अब नात्सुमे और नोप्पो भी उसे अम्यूजमेंट पार्क के पास में पहुंच जाते हैं, यानी कि सभी लोग एक साथ थे पर अलग अलग बिल्डिंग्स में। इसीलिए कोसुके तुरंत ही अम्यूजमेंट पार्क से बिल्डिंग में एक रस्सी फेंकता है, तुरंत ही वहाँ पर पहुंच जाता है। पर तभी तूफान के चक्कर में वो रस्सी टूटने लगती है, लेकिन एक अनजान लड़की आकर उसे रोक लेती है, जो कि नोप्पो की तरह दिखाई पड़ रही थी, क्योंकि उसके शरीर पर भी घास उग रही थी। नात्सुमे कोसुके पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करती है कि वो उसे बचाने के लिए क्यों यहाँ पर आया। वो ये भी कहती है कि वो हमेशा की तरह ठीक है और कोसुके यहाँ बोलता है कि उसे ये बिल्डिंग इसलिए पसंद नहीं है क्योंकि बचपन में जब भी नात्सुमे रोया करती थी तो वो हमेशा उसे अनदेखा करने का नाटक करता था, जिसका गिल्ट उसे आज भी है। और साथ ही उसे इस बात का भी गिल्ट है कि उसने नात्सुमे को अपनी फैमिली की तरह नहीं माना, जबकि नात्सुमे हमेशा ही उसको अपनी फैमिली माना करती थी। एंड ये सुन करके दोनों ही रोने लगते हैं और फिर तीनों एक पोल की मदद से लटके होते हैं। तो उनके बाकी के दोस्त अम्यूजमेंट पार्क के जाइंट व्हील पर एक रस्सी बांधते हैं, जिसकी मदद से नात्सुमे, कोसुके और नोप्पो वहाँ पर आ सकते हैं। लेकिन बहुत ही तेज तूफान चलने की वजह से वो रस्सी हिलने लगती है और अब वो दूसरे व्हील में फंस जाती है। अनजान लड़की किसी तरह उस रस्सी को खोल लेती है, पर उन्हें अब उस व्हील को पकड़ना पड़ेगा ताकि वो रस्सी पकड़े रह सके। इवन हवा इतनी तेज चल रही थी कि लोहे की जंजीरें भी टूट जाती हैं, पर सभी मिलकर उस व्हील को मजबूती से पकड़े हुए थे। बट धीरे धीरे वो रस्सी भी टूटने लगती है, पर उनकी ये सारी कोशिश नाकामयाब रहती है, क्योंकि वो छोटी व्हील भी अब टूट जाती है, जिसकी वजह से अब पूरा जाइंट व्हील हिलने लगता है, जिससे कि उनकी आखिरी उम्मीद वो रस्सी भी टूट जाती है और अब वो बिल्डिंग हवा के बहाव में बहने लगती है। तभी कोसुके और नात्सुमे भी गिरने लगते हैं, लेकिन हमेशा की तरह नोप्पो उन दोनों को बचा लेता है। अब ये तीनों एक पोल को पकड़ करके बैठे होते हैं कि तभी वही अदृश्य शक्ति इन तीनों को अलग करने लगती है। लेकिन नोप्पो हर बार की तरह इस बार भी अपनी आखिरी सांस तक इन्हें बचाने की कोशिश करता है। एंड फाइनली नात्सुमे और कासुके नोप्पो से अलग नहीं होते और किसी तरह इसी शक्ति की वजह से पूरा तूफान भी गायब हो जाता है एंड इन तीनों ने इस भयंकर तूफान को सर्वाइव कर लिया होता है। एंड अब उनके सामने एक बहुत ही प्यारा सा आइलैंड दिखाई पड़ रहा होता है और वहीं अम्यूजमेंट पार्क वाले आइलैंड पर पे उनके बाकी के दोस्त भी होते हैं। एंड अब वो सभी अम्यूजमेंट पार्क वाली लड़की को गुड बाय कहकर नात्सुमे, कासुके और नोप्पो के पास में आते हैं। यहाँ पर ये सारे दोस्त एक बार दोबारा से मिलकर एक दूसरे से काफी ज्यादा खुश होते हैं और यहाँ हम नोटिस कर पाते हैं कि नोप्पो अब और भी ज्यादा घास से ढक चुका है। एंड अब सभी इस आइलैंड पर भी पहुंच जाते हैं जहाँ पर उन्हें कुछ लोग दिखाई पड़ रहे थे, पर नोप्पो किसी को भी वहाँ जाने से मना करता है, क्योंकि ये जगह बाकी ह्यूमंस के लिए नहीं बल्कि उसकी तरह के लोगों के लिए है। एंड यहाँ हम नोप्पो की तरह कई और बच्चों को भी देख पाते हैं और यहाँ नात्सुमे अब एक स्माइल के साथ नोप्पो को गुड बाय कह देती है। बाकी के लोग भी अब नोप्पो को बहुत ही प्यारा सा फेयरवेल देते हैं एंड इसी के साथ नोप्पो अपने आइलैंड पहुंच जाता है एंड वहीं वो रोशनी इन सभी को उनके घर ले जाने लगती है और अब ये सभी उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर से इन लोगों ने अपनी इस जर्नी की शुरुआत की होती है। बट कमाल की बात ये होती है कि इनमें से सिर्फ कोसुके और नात्सुमे को ही सबके बारे में याद था और बाकियों को बस ये सब एक ड्रीम लग रहा था। वहीं नात्सुमे की मॉम उसे ढूंढते ढूंढते वहाँ आती है एंड यहाँ नात्सुमे भी उन्हें गले लगा लेती है और अब सभी लोग अपने अपने घर पहुंच जाते हैं एंड अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं।
और मूवी के एंड में नात्सुमी और कोसुके अपनी इसी जर्नी की कुछ फोटोज देख रहे होते हैं। एंड इसी के साथ हमारी आज की ब्यूटीफुल सी मूवी यहीं पर समाप्त होती है। सो आई नो कि ये वीडियो बहुत ज्यादा ही लंबी बन गई है, लेकिन एक बार मैं आपको एक बहुत ही छोटी सी समरी और दे दूं इस मूवी की। तो बेसिकली इस मूवी में होता ये है कि जो हमारा नोप्पो होता है वो असल में उस घर की स्पिरिट होती है। और आप मूवी के दौरान भी नोटिस करेंगे कि जब सबसे पहली बार नोप्पो सभी से मिला था तब उसके शरीर पर उतनी ज्यादा घास नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे वो घर पानी में डूबता रह गया वैसे वैसे उसके शरीर पर घास भी बढ़ने लगी। जैसे कि जब कहीं घरों में बहुत देर तक पानी रहता है तो वहाँ पर काई जम जाती है, सेम उसी तरीके से नोप्पो की बॉडी के साथ भी हो रहा था। एंड हमने मूवी में नोप्पो को कई बार ये कहते हुए भी सुना कि ये घर उसका है, और साथ ही उसने ये भी बता रखा था कि वो 60 साल से इस घर में है। तो हम यहाँ पर अंदाजा लगा सकते हैं कि नोप्पो एक ह्यूमन नहीं बल्कि उस घर की स्पिरिट है। इवन वो अम्यूजमेंट पार्क वाली लड़की भी अम्यूजमेंट पार्क की स्पिरिट थी, इसीलिए वो रीना से इतनी ज्यादा अटैच लग रही थी। एंड जब हमने आइलैंड पर देखा था तो वहाँ पर हमने नोप्पो जैसे कई और बच्चों को भी देखा था। इसका मतलब था कि ऐसे जो भी बच्चे जिनकी किसी एक जगह से बहुत ही स्पेशल मेमोरी जुड़ी होती है, उन जगहों की स्पिरिट उनके साथ आ जाती है। पर उन सभी स्पिरिट्स को एंड ऑफ द डे अपनी उसी आइलैंड पर आना पड़ता है, जैसे कि नोप्पो को आना पड़ा। और साथ ही हमने मूवी में दो तरह की एनर्जीज भी देखी थी, एक बहुत ही स्काई ब्लू कलर की थी, एक बहुत ही डार्क ब्लू कलर की, जिसको मैंने अदृश्य शक्ति कहकर पुकारा था। तो मे बी इसका ये रीजन हो सकता है कि जो अदृश्य शक्ति है वो एक तरीके से वहाँ की नेगेटिव एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रही है। जैसे कि नात्सुमी कभी भी अपनी फीलिंग्स को जाहिर नहीं करती थी और सबके सामने हमेशा स्ट्रॉन्ग दिखाती थी, बट फिर भी उसके अंदर बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी थी जो कि हमें मूवी के स्टार्टिंग में कई बार दिखाई भी गई थी। वो जो स्काई ब्लू एनर्जी हमने देखी थी वो शायद नोप्पो की एनर्जी होगी, जो कि जाने अनजाने में नात्सुमी कब तक मदद करता आ रहा था। और साथ ही इस मूवी की छोटी सी समरी यही है कि नात्सुमी जिसकी फैमिली बिल्कुल भी सही नहीं थी, उसके पेरेंट्स में हमेशा झगड़ा होता रहता था। इसलिए जब उसके पेरेंट्स अलग हुए तो उसकी मॉम ने उसे कोसुके के घर पर रहने के लिए छोड़ दिया था। हो सकता है उनका कोई रिलेशन रहा हो। जिसके बाद जब नात्सुमी कोसुके के घर पर रहने लग गई तो नात्सुमी और कोसुके के ग्रैंडपा का कुछ ज्यादा ही अच्छा रिलेशन बन गया, जिससे कोसुके थोड़ा सा जेलस होने लग गया। एंड साथ ही कोसुके अपने ग्रैंडपा के सबसे आखिरी मोमेंट पे भी उनके साथ नहीं रह पाया था नात्सुमी की वजह से, क्योंकि वो नात्सुमी को सॉरी कहने के लिए चला गया था, क्योंकि उसके ग्रैंडपा ने ऐसा करने को उसे कहा था। एंड शायद यही रीजन है जिस वजह से स्टार्टिंग की मूवी में कोसुके नात्सुमी को इतनी नफरत कर रहा था। पर साथ ही से इस बात का गिल्ट भी था कि वो नात्सुमी को उस तरीके से सपोर्ट नहीं कर पाया जिस तरीके से उसे करना चाहिए था, जहाँ नात्सुमी उसको हमेशा अपनी फैमिली माना करती थी। एंड नात्सुमी कोसुके और उनके ग्रैंडपा ने जो भी मेमोरीज बनाई वो नोप्पो एक स्पिरिट के रूप में हमेशा इनको देखता रहता था। लेकिन जब कोसुके के ग्रैंडपा की डेथ हुई तब वो दोनों उस घर को छोड़कर वहाँ से चले गए, जिस वजह से नोप्पो भी बहुत ज्यादा सैड हो गया। एंड जब बाद में नात्सुमी अपार्टमेंट में आने लग गई, वहाँ पर छुप छुप के रहने लग गई, तो नोप्पो ह्यूमन फॉर्म में आकर उसे बात करने लग गया ताकि उसे कंफर्ट मिले। एंड जब एक दिन उसके सारे दोस्त वहाँ पे इकट्ठा हुए और साथ ही कोसुके ने नात्सुमी को इस बात के लिए कन्फ्रंट किया था, तो इससे नात्सुमी और भी ज्यादा सैड हो गई, जिसका सीधा असर नोप्पो पर भी दिखाई पड़ा और इसकी वजह से वो सभी लोग उस समुद्र में आ गए। एंड जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ी कोसुके और नात्सुमी दोनों के गिल्ट खत्म होने लग गए एंड दोनों एक दूसरे की लाइफ में आगे बढ़ने लगे। एंड इसी वजह से नोप्पो भी खुश हो गया और वो भी अपने आइलैंड पर पहुंच गया, जिसके साथ उसका वो मैजिक भी गायब हो गया, जिस वजह से वो लोग उस समुद्र में आए थे। सो आई होप कि आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में